हेलो दोस्तों, तो प्रसाद जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपका कूली बेगार प्रथा। तो देखो, कूली बेगार प्रथा को ही समाप्त करने के लिए चलाया गया था आपका कूली बेगार आंदोलन। ठीक है ना, जिसकी जड़ें कहाँ जुड़ी हैं? बागेश्वर से जुड़ी हैं। तो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे आपका कूली बेगार प्रथा एक्चुअली में थी क्या। ठीक है, तो देखो, जो कूली बेगार प्रथा, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कूली, इसका अर्थ आप भली भांति जानते हैं। ठीक है, तो देखो, ब्रिटिश काल के समय में ना, जब अंग्रेज एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो रास्ते में पड़ने वाले जितने भी सभी गांव के लोगों का यह दायित्व अंग्रेजों की तरफ से यह दायित्व माना जाता था। ठीक है ना, कि अंग्रेज सोचते थे इन सभी का ऐसा दायित्व है कि ये हमारी सेवा करें, क्योंकि हम एक्चुअली में गुलाम थे। आप सभी को पता है हम गुलाम ही थे। ठीक है ना, तो क्या होता था, वहाँ का प्रधान एक रजिस्टर तैयार रखता था जिसका नाम था आपका बेगार रजिस्टर कहते थे जिसे। ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते थे बेगार रजिस्टर। ठीक है ना, उस रजिस्टर में जितने भी गांव के लोग हैं, ठीक है ना, उनका नाम हुआ करता था और बारी बारी से वह अंग्रेजों की सेवा में बिल्कुल कार्यरत रहते थे। ठीक है ना, यानी अंग्रेज अगर कहीं से एक गांव से दूसरे गांव उन्हें जाना है तो वो क्या करेंगे, गांव के लोगों से कहेंगे हमारा सामान उठाओ, और हम गुलाम हैं भैया, हमें सामान उठाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसी को कहा गया कूली बेगार प्रथा। ठीक है ना, इसमें क्या होता था, ना कोई धनराशि मिलती थी हमें। ठीक ना, अंग्रेज मतलब हमें कुछ नहीं देते थे, सिर्फ हमसे काम कराते थे। और कई प्रकार की ऐसी प्रथा हमारे ब्रिटिश काल में चली आ रही थी। ठीक है ना, तो देखो, इन्हीं में से एक थी कूली बेगार प्रथा। ठीक है, देखो, उत्तराखंड के लोग जो थे ना, वो बहुत ही कह सकते थे आप शांत स्वभाव के थे। जैसा कहते थे उसी में मान जाते थे। ठीक है ना, बिल्कुल, तभी तो यहाँ ज़्यादा आंदोलन हमारे जो है उत्पन्न नहीं हो पाए। कम हुए उत्पन्न, लेकिन ज़्यादा उत्पन्न नहीं हो पाए। ठीक है ना, इसीलिए क्योंकि उत्तराखंड की जितनी भी जनता है वो भोली भाली समझी जाती थी, और एक्चुअली में भोली भाली है। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे कोई धनराशि हमें प्राप्त नहीं होती थी। ठीक है ना, तो इसी को कहा गया आपका कूली बेगार प्रथा। अब आगे को बढ़ा जाए तो आगे हम देखते हैं। तो देखो, आप सभी को पता होगा कूली जो बेगार प्रथा है वह समाप्त हुई थी हमारी 1921 में। ठीक है ना, कब समाप्त हुई थी कूली बेगार प्रथा? 1921 में समाप्त हुई थी। कहाँ समाप्त हुई थी? तो आप सभी को पता है इसकी जड़ें बागेश्वर से शुरू हुई थी, तो भैया बागेश्वर में ही खत्म हुई थी। ठीक है, अब देखो, ये एक अहिंसक आंदोलन था। अहिंसक मतलब, हिंसक मतलब क्या होता है? हिंसक मतलब आप एक हिंसा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अहिंसक मतलब क्या होता है? आप बिल्कुल शांत स्वभाव से एक आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसकी तारीफ तो गांधी जी ने भी करी थी। ठीक है ना, कूली बेगार जो प्रथा आंदोलन था इसकी तारीफ गांधी जी ने भी करी थी, और इसीलिए गांधी जी, देखो, इसके बाद आए थे 1921 में, तो आपका कूली बेगार प्रथा समाप्त हुई थी। तो 1929 में जब गांधी जी ने कुमाऊं का दौरा करा, ठीक है, तो गांधी जी ने क्या करा, जो आपके सरयू और गोमती नदी के संगम पे, उन्होंने वहाँ से थोड़ी सी दूर स्वराज भवन का शिलान्यास करा। ठीक है ना, स्वराज स्वराज भवन का शिलान्यास करा। किसने? गांधी जी ने। ठीक है ना, तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं इसके अंत की। तो 13 या 14 जनवरी, ठीक है ना, 13 या 14 जनवरी 1921। अब 13 और 14 जनवरी इसलिए हम कहते हैं क्योंकि उत्तरायणी का वो दिन था। ठीक है ना, क्योंकि आप जो जनवरी में उत्तरायणी होती है वो या तो 13 तारीख को हो जाती है तो 14 तारीख को, आप सभी को पता होगा ये भली भांति। तो देखो, तो इसमें जो आपके आंदोलनकारी थे, ठीक है ना, यानी जिन्होंने आपका नेतृत्व किया था इस आंदोलन का, उनमें जो नाम थे बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल जी जैसे बड़े नाम थे। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या करा, जितने भी जो सारे दस्तावेज थे कूली बेगार प्रथा के, तो इन्होंने सरयू नदी में वह बहा दिए। ठीक है ना, चलो, और यहीं से अंत होता है आपका कूली बेगार प्रथा का, और कसम खाई कि अब से हम जो है कूली बेगार नहीं देंगे। यानी कि अब हम अंग्रेजों के, जो अंग्रेज काम करने को कहेंगे हमसे, वो हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, मतलब जो फ्री में काम होता है। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। चलो, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो, अब बात आई है कूली बेगार प्रथा की।
1921 में समाप्त हुई थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1921 में जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वह कौन थे, ठीक है। तो 1921 में जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो थे पर्सी विंडम, ठीक है ना। इनका जो कार्यकाल था वो था 1914 से 24 तक, ठीक है ना। अब देखो 1914 से 24 तक था, तो इस कार्यकाल में आपको पता होना चाहिए क्या हुआ था। 1914 और 24 के बीच में आता है 1921, आप सभी को पता है, और इसी में हुई थी आपकी कूली बेगार प्रथा की समाप्ति, ठीक है ना। और इसी में एक और सन आता है आपका 1916। 1916 में क्या हुआ था? 1916 में हुआ था आपका कुमाऊं परिषद की स्थापना, ठीक है ना। कुमाऊं परिषद की स्थापना, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में परिषद की स्थापना। अब आप मुझे बताएंगे कुमाऊं का जो काशीपुर में अधिवेशन हुआ था वो किस सन में हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अब देखो इसमें एक और सन आता है इसके बीच में 1917। पर्सी विंडम के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ मैं, 1917। तो इन्हीं के समय काल में आया था कुमाऊं जल नियम, कुमाऊं जल नियम, जल नियम, ठीक है ना, यानी पानी, वाटर, ठीक है। अब देखो और 1921 में और याद रखेंगे 1921 में ही हुआ था फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी भी आई थी, क्योंकि क्या हुआ था ना 1921 में वन आंदोलन चला था, तो उसी के बाद इन्होंने क्या करा, एक कमेटी बिठाई जिसका नाम था फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, ठीक है ना। 1921 में ही आई थी फॉरेस्ट ग्रीवेंस, ग्रीवेंस, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी, ठीक है ना। इतना आप याद रखेंगे, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। और देखो इनके सन से आपको कुछ और याद आ रहा है, पर्सी विंडम के कार्यकाल के दौरान क्या क्या हुआ था? सबसे बड़ी घटना, ठीक है ना, आप सभी को याद होनी चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इनके समय काल में। तो आप मुझे बताएंगे प्रथम विश्व युद्ध कौन से सन से कब तक चला था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स करेंगे। चलो और एक और बात देखो 1905 में ना बागेश्वर में आते हैं आपके, 1905 में बागेश्वर में जो आपके एक ब्रिटिश लेखक आए थे उनका नाम था शर्मन ओखले, ठीक है ना, शर्मन ओखले था इनका नाम। तो यहाँ पे मेला लगता है, आप सभी को पता है, उत्तरायणी मेला लगता है। तो इन्होंने इसमें उनकी एक बुक है होली हिमालय, शर्मन ओखले की बुक है होली हिमालयाज, ठीक है ना, हिमालयाज, होली हिमालयाज इनके बुक का नाम है। तो इन्होंने इस बुक में लिखा था, आप उत्तरायणी मेले को क्या कहते हो? और घुघत्या मेला भी कहते हो, ठीक है। ये मैंने अभी ऐसे याद आ रहा था तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो देखो होली हिमालयाज इनकी बुक थी, तो इन्होंने क्या लिखा था इस बुक में कि जो यह मेला है ये कुमाऊं का सबसे बड़ा एवं लोकप्रिय मेला है, ठीक है ना, जहाँ 20,000 से 25,000 श्रद्धालु आते हैं। सोच रहे हो उस समय की बात है, ठीक है ना। तो देखो इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है, आप सभी को पता है। और अगर आपसे पूछा जाए ऐतिहासिक व्यापारिक मेला, तो देखो इसको आप बागेश्वर मेला के नाम से भी जानते हो, ठीक है ना। तो ऐतिहासिक व्यापारिक मेला कौन सा है भैया? उत्तरायणी मेला है, क्योंकि अभी भी अगर आप कभी जाओगे तो कुछ नेपाली आपको वहाँ दुकान लगाते हुए मिलेंगे, ठीक है ना। और इससे पहले क्या होता था कि वहाँ तिब्बत से भी जितने भी तिब्बतियन थे वो इधर आते थे और व्यापार करते थे, ठीक है ना, इस मेले में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ लोग आते थे, ठीक है ना, आप सभी को यह मालूम होगा, ठीक है। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखो अब हम देख लेते हैं बागेश्वर के बारे में, ठीक है। तो देखो बागेश्वर, इसको आप क्या कहते हो? इसको अव्याघ्रेश्वर, इसका पुराना नाम भी हम कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको सभी को पता है बागेश्वर है आपके किस नदी के तट पे? बागेश्वर है आपके सरयू और गोमती नदी के संगम पे बसा है बागेश्वर, ठीक है ना। तो देखो और ये मैं बता चुका हूँ 1997 में, ये चलो ये मैं नहीं बताया है मैंने कि ये जनपद जो बना था, देखो बागेश्वर जो बना था ना वो बना था आपका 1997 में, 1997 में बना था। किससे अलग होकर बना था भैया? अल्मोड़ा से अलग होकर बना था, ठीक है ना, अल्मोड़ा से अलग हुआ था। अब देखो 1997 में दो और जिले बने थे, एक तो चंपावत बना था, ठीक है ना। अब चंपावत तो मैंने आपको बता दिया, एक और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है, आपको ही एकदम एक रिपीट हो जाएगा कि अच्छा हाँ मुझे इतनी चीज़ें याद हैं, ठीक है ना। अब देखो बागेश्वर, आप सभी को पता है बागेश्वर में उत्तरायणी मेला लगता है, मकर संक्रांति को लगता है, ठीक है ना। तो एक बागेश्वर में ही है आपका एक मंदिर, कौन सा मंदिर? जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फेमस है, शिव की बागनाथ नगरी के रूप में भी विख्यात है। तो देखो बागनाथ मंदिर, ठीक है ना, बागनाथ मंदिर कहाँ है?
बागनाथ मंदिर। बागनाथ मंदिर है आपका जो है बागेश्वर में, ठीक है ना। बागनाथ मंदिर बागेश्वर, देखो कितनी जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, किसने बनवाया था? शिव भगवान को समर्पित और लक्ष्मी चंद ने बनवाया था, चंद्र राजा। ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे। और यहीं पे है आपका बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर, तो देखो बैजनाथ मंदिर से आपको याद आना चाहिए कत्यूरियों की राजधानी। ठीक है ना, आप सभी को पता है। ठीक है ना, जिसका प्राचीन नाम क्या था? कार्तिकेयपुर। ठीक है ना, ये सभी आपको याद आना चाहिए बैजनाथ सुनते ही। ठीक है ना, अब देखो एक और चीज़ थी यहाँ, गौरी उड्डयन। ठीक है ना, गौरी उड्डयन, जिसको आप, ये शिव का प्राचीन मंदिर भी है। ठीक है ना, उड्डयन मतलब क्या होता है? आपका गुफा होता है। ठीक है ना, इसी के पास मंदिर है, तो इसको हम क्या कहते हैं? शिव का प्राचीन मंदिर कहते हैं, गौरी उड्डयन। और यहाँ पे है चंडिका मंदिर, श्री हरु मंदिर। ठीक है ना, और यहीं पे क्या लगता है? चंडिका मंदिर और श्री हरु मंदिर के पास दशहरे के समय में एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है। ठीक है ना, कोट भ्रामरी मंदिर बागेश्वर में है। ठीक है ना, और देखो यहाँ के ग्लेशियर आपको याद रखना है। एक ग्लेशियर में तो ट्रैकिंग भी होती है, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर। ठीक है ना, कफनी ग्लेशियर और सुंदरडूंगा ग्लेशियर। ठीक है ना, चलो इतना आप याद रखेंगे। तो यहीं पे करते हैं हम वीडियो समाप्त। इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपके लिए ही बना रखा है। ठीक है, तो चलिए अब यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे कह रहा हूँ ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो धन्यवाद।